हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया या फिर इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो लेकर आई हूं। मैंने पहले भी से वीडियोस डाली हुई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है और भी बहुत से सब्जेक्ट पर एमसीक्यूज क्वेश्चंस की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट का नेम मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 70 तो क्वेश्चन हो गए थे। 71 क्वेश्चन लेते हैं। किसी देश का भुगतान संतुलन एक विवरण है जो रिकॉर्ड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स ऑफ ए कंट्री इज ए स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी होंगी, भुगतान संतुलन, दूसरा व्यापार संतुलन। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है जो भुगतान संतुलन होता है एक विवरण की तरह वो क्या चीज़ें रिकॉर्ड करता है या उसमें जो भी लिखा जाता है वो मदें कौन कौन सी होती हैं। विदेशी मुद्रा के स्रोत, विदेशी मुद्रा के उपयोग, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो भुगतान संतुलन होता है उसमें स्रोत और उसके उपयोग, विदेशी मुद्रा कहाँ कहाँ से हमें मिली है, किन किन जरिए से मिली है, हो सकता है वस्तुओं का आयात निर्यात से भी हो सकती है, सेवाओं के माध्यम से मिलती है, ब्याज में लाभांश है, विदेशों में सरकार का व्यय है, दीर्घकालीन विनियोग है, अल्पकालीन विनियोग है, स्वर्ण का आयात निर्यात है। ये सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, भुगतान संतुलन में रिकॉर्ड की जाती हैं। तो यहाँ पर इसके स्रोत उपयोग विदेशी मुद्रा के दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाएंगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में सम्मिलित लेन देन की मदें हैं। द कैटेगरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स फ्रॉम एंड टू अब्रॉड, चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि भुगतान संतुलन का पूंजी खाता होता है। तो भुगतान संतुलन में आपके पूंजी खाता और चालू खाता दोनों चीज़ें आती हैं। तो चालू खाते में क्या दिखाया जाता है, जो भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे होते हैं, जो भी आयात और निर्यात किया जा रहा होता है वो सारी चीज़ें चालू खाते में आती हैं। और पूंजी खाते में क्या आता है, ऋण एवं उधार होते हैं, यानी कि जो डेप्ट है, बोरोइंग्स हैं वो आ जाएंगी, इन्वेस्टमेंट निवेश आ जाता है और विदेशी मुद्रा भंडार आता है। तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है कि विदेश से और विदेश के लिए निवेश, विदेशों से उधार और विदेश के लिए उधार, विदेशी मुद्रा भंडार में परिवर्तन, तो ये तीनों ही चीज़ें क्या हो जाएंगी, जो भुगतान संतुलन का पूंजी खाता होता है उसकी ही मदें हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चालू खाता विश्व के सभी भुगतानों को डैश के रूप में और विश्व की सभी प्राप्तियों को डैश के रूप में दर्ज करते हैं। करेंट अकाउंट्स रिकॉर्ड्स ऑल पेमेंट टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज डैश एंड ऑल रिसीप्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एज डैश। क्रेडिट डेबिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट। यहाँ पर सिंपल से समझ लीजिए तो आपको ये बताना है, जो भी करंट अकाउंट आप बनाते हैं, चालू खाता बनाया जाता है, तो वहाँ पर जो आपके डेबिट साइड में होगा वो भुगतान दिखाएंगे या प्राप्तियाँ, फिर क्रेडिट साइड में भुगतान दिखाएंगे या प्राप्तियाँ, यही पूछ रहा है। तो भुगतान जो होगा वो आपके डेबिट साइड में आएगा और जो प्राप्तियाँ होंगी वो क्रेडिट साइड में आएंगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि चालू खाता विश्व के सभी भुगतानों को डेबिट के रूप में और विश्व में सभी प्राप्तियों को क्रेडिट के रूप में दर्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन की तुलना में व्यापार संतुलन एक डैश अवधारणा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए डैश कॉन्सेप्ट एज कंपेयर टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, नैरो, ब्रॉडर, सिमिलर, नन ऑफ द अबव। तो जो भुगतान संतुलन है या व्यापार संतुलन, आपको ये बताना है कि भुगतान संतुलन का क्षेत्र ज़्यादा बड़ा होता है या व्यापार संतुलन का बड़ा होता है। तो यहाँ पर जो आपका भुगतान संतुलन है उसका क्षेत्र बड़ा होता है, व्यापार संतुलन का छोटा होता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि भुगतान संतुलन की तुलना में व्यापार संतुलन एक संकुचित अवधारणा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार के लाभ नहीं है। ऑल आर एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड एक्सेप्ट पीपल गेट फॉरेन एक्सचेंज, नेशंस कम्पीट, चीपर गुड्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विदेशी व्यापार का लाभ क्या नहीं है। लोगों को विदेशी मुद्रा मिलती है, राष्ट्र प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, सस्ता माल, देश के संसाधनों का इष्टतम उपयोग। तो यहाँ पर राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती है, जाहिर सी बात है, जो भी आपकी घरेलू कंपनीज होती हैं वो भी अच्छे से अच्छा उत्पादन करना चाहती हैं, इससे कम से कम लागत पर वस्तु को दे सकें। सस्ता माल भी होता है, जब जाहिर सी बात है जहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाएगा तो वहाँ पर क्या होता है, हर कंपनी चाहती है कि हम कम से कम लागत पे अच्छे से अच्छी वस्तुएं बनाएं जिससे कि लोग हमारी ही वस्तु को खरीदें। देश के संसाधनों का इष्टतम प्रयोग, तो वहाँ पर क्या होगा, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन होंगे या मानव संसाधन होंगे उसका क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उपयोग हो पाता है। क्या लाभ नहीं होगा, लोगों को विदेशी मुद्रा मिलती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट लोगों की जो आम जनता उनके हाथ में विदेशी मुद्रा नहीं आती, तो ये विदेशी व्यापार का लाभ नहीं है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में अंतर किन कारणों से होता है? इंटरनेशनल ट्रेड एंड डोमेस्टिक ट्रेड डिफर बिकॉज ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स, डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपकी बात हो रही है कि जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि इंटरनेशनल ट्रेड और जो घरेलू व्यापार होगा यानी एक देश के अंदर सीमाओं के अंदर ही जब हम आपस में व्यापार कर रहे होते हैं एक राज्य दूसरे राज्य से या एक ही राज्य के बीच में जो हो रहा होगा व्यापार ट्रेड, तो उन दोनों में अंतर क्या है, डिफरेंस किस कारणों से होता है? व्यापार प्रतिबंध बहुत होते हैं। जब एक देश के अंदर की बात होती है तो क्या होगा, वहाँ पर इतने रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, लेकिन जब हम देश से बाहर की बात कर रहे हैं तो एक जो आपकी कंट्री ने लगाए होंगे रिस्ट्रिक्शंस वो हो जाएंगे, दूसरा आप जो जिस देश में जा रहे हैं व्यापार करने ट्रेड करने उसका देश ने भी कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे होंगे, कुछ प्रतिबंध लगा रखे होंगे, तो यहाँ पर व्यापार प्रतिबंध भी। नेक्स्ट आपका कारकों की गतिहीनता, तो फैक्टर्स भी होते हैं, आपको पता ही होगा जो उत्पादन होता है उत्पादन के कुछ साधन तो होते हैं जिनके बिना जो उत्पादन पॉसिबल नहीं होता, आप सबको फैक्टर्स पता होंगे 5 मेन होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ कारक जो होते हैं गतिहीनता होते हैं, जैसे कि किसी देश में कोई चीज़ जो उत्पादित हो रही है बन रही है वहाँ पर की स्पेशल वहाँ पर का जो मौसम है एटमॉस्फेयर है वो भी उसके लिए काफ़ी उत्तरदायी हो जाता है। जैसे इंडिया में ही है, कुछ राज्यों में कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होती है, किसी राज्य में कोई चीज़ बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित क्यों होती है, वहाँ पर की जो प्राकृतिक भूमि है इसका भी इफेक्ट पड़ता है, यहाँ पर का मौसम का इफेक्ट पड़ता है, जिस वजह से वो चीज़ वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से उत्पादित हो पाती है। तो कुछ कारक जो होते हैं जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। नेक्स्ट है विभिन्न सरकारी नीतियाँ, तो उसमें भी काफ़ी अंतर होता है अलग अलग कंट्रीज़ में जब भी हम बात करें घरेलू व्यापार की या फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों के व्यापार की शर्तें आमतौर पर प्रतिकूल होती हैं क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज आर जनरली अनफेवरेबल बिकॉज दे एक्सपोर्ट प्राइमरी गुड्स, दे इम्पोर्ट वैल्यू एडेड गुड्स, दे एक्सपोर्ट फ्यू गुड्स, ए एंड बी बोथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जो विकासशील देश हैं उनकी जो व्यापार की शर्तें होती हैं वो आमतौर पर प्रतिकूल क्यों होती हैं? तो प्राथमिक वस्तुओं का निर्यात करते हैं, ये भी सही है, और वे मूल्यवर्धित सामान आयात करते हैं, दोनों ही क्या हैं आपके ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि क्या होता है, प्रतिस्पर्धा इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब वो निर्यात कर रहे होते हैं वस्तुओं को तो पर्याप्त मात्रा में वस्तुएं उपलब्धि नहीं होती है निर्यात करने के लिए, या फिर जिन वस्तुओं को आयात कर रहे होते हैं बहुत अधिक मूल्य पर उन वस्तुओं को उनको आयात करना पड़ता है, जिस वजह से क्या होता है उनकी जो शर्तें होती हैं वो प्रतिकूल हो जाती हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मुक्त व्यापार क्षेत्र जिसमें कोई प्रतिबंध नहीं है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से डैश होगी। इन ए फ्री ट्रेड वर्ल्ड इन विच नो रिस्ट्रिक्शंस एग्जिस्ट इंटरनेशनल ट्रेड विल लीड टू रिड्यूस्ड रियल लिविंग स्टैंडर्ड, डिक्रीज इफिशियंसी, इंक्रीज इफिशियंसी, रिड्यूस्ड रियल जीडीपी। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर जो मुक्त व्यापार क्षेत्र उसमें किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो वहाँ पर अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो हो रहा है उससे क्या होता है, वास्तविक जीवन स्तर में कमी, कार्यकुशलता में कमी, कार्यकुशलता में वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में कमी। तो उससे क्या होगा, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, इंक्रीज इफिशियंसी। जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई प्रतिबंध नहीं है किसी भी तरह का, तो आसानी से वस्तुओं का आयात निर्यात किया जा सकता है, किसी तरह का वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि नहीं होगी, बहुत तरह के क्या हो जाएंगे लाभ मिलेंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशों के बीच व्यापार को क्या प्रोत्साहित करेगा? व्हाट वुड इनकरेज ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज? डिफरेंट टैक्स सिस्टम, फ्रंटियर चेक्स, नेशनल करेंसीज, रिड्यूस टैरिफ। तो आपसे पूछ रहा है कि जब दो देशों के बीच में व्यापार हो रहा है तो उसे कौन सी चीज़ ऐसी है जो इनकरेज करेगी, प्रोत्साहित करेगी? विभिन्न कर प्रणाली, फ्रंटियर चेक, राष्ट्रीय मुद्राएं, कम टैरिफ। अगर हम वहाँ पर टैरिफ कम लेंगे, वहाँ पर क्या हो, प्रशुल्क जो है वो कम लगेगा, तो वहाँ पर व्यापार ज़्यादा प्रोत्साहित होगा, इनकरेज होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संरक्षण की कमी है, इट इज़ ड्रॉबैक ऑफ प्रोटेक्शन। कंज्यूमर्स हैव टू पे हायर प्राइजेस, प्रोड्यूसर्स गेट हायर प्रॉफिट, क्वालिटी ऑफ गुड्स में बी अफेक्टेड, ऑल ऑफ द अबव। तो जो संरक्षणवाद की नीति होती है, प्रोटेक्शनिज्म, जिसे आपको पढ़ाया था मैंने इससे पहले की वीडियोस में बताया था, तो उसका क्या जो है ड्रॉबैक है या फिर कमी है, उपभोक्ताओं को अधिक कीमत चुकानी पड़ती है, बिल्कुल चुकानी पड़ती है। तो क्या होगा, संरक्षणवाद में क्या होगा, प्रशुल्क लगा देते हैं, टैरिफ लगा देते हैं, जिससे कि क्या हो, वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाए टैरिफ लगने की वजह से, और जो देश की घरेलू कंपनीज हैं उन्हीं के मूल्य के बराबर आ जाए। तो उससे क्या होगा, जो उपभोक्ता होंगे, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। उत्पादकों को अधिक लाभ मिलता है, बिल्कुल मिलता है। माल की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, जाहिर सी बात है मूल्य को कम करने के लिए क्या करेंगे, जो क्वालिटी होती है उससे कंप्रोमाइज़ हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी जो है प्राइस में चेंजेस नहीं है, लेकिन क्या है, क्वालिटी उनकी काफ़ी लो हो चुकी है। तो वही चीज़ यहाँ पर आ जाती है कि गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो तीनों ही हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त व्यापार का दोष है, इट इज़ ड्रॉबैक ऑफ फ्री ट्रेड।
Prices of local goods rise. Government loses income from custom duties. National resources are underutilized. A and B both. तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो मुक्त व्यापार किया जाता है, यानी कि जो मुक्त व्यापार क्षेत्र होता है, फ्री ट्रेड जोन होता है, तो वहाँ पर मुक्त व्यापार करने का क्या दोष होता है। स्थानीय वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होती है। सरकार को सीमा शुल्क से आय की हानि होगी। राष्ट्रीय संसाधनों का कम उपयोग किया जाएगा। ए और बी दोनों। तो यहाँ पर जो स्थानीय वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ये भी गलत हो जाएगा और राष्ट्रीय संसाधनों का उपयोग ये भी गलत होगा। जो सही होगा वो आपका होगा सरकार को सीमा शुल्क से आय की हानि होती है। फ्री ट्रेड जोन का यानी मुक्त व्यापार का मतलब यही होता है कि प्रशुल्क हटा लिए जाने से भी तरह के और फ्री कर दिया जाता है कि आसानी से वहाँ पर हम आयात और निर्यात वस्तुओं का कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश व्यापार। फॉरेन ट्रेड इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीजेज इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लेबर, इंक्रीजेज कंपटीशन, ऑल ऑफ द अबव। तो जो विदेश व्यापार है उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। रोजगार के अवसर बढ़ाता है, बिल्कुल। श्रम की अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता को भी बढ़ाएगा, प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाता है। तो ये तीनों ही आंसर क्या होंगे, करेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापार में संरक्षण की नीति, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इन ट्रेड। बहुत इजी क्वेश्चन है कि व्यापार में जो संरक्षण की नीति होती है उससे क्या होगा। फैसिलिटेट्स ट्रेड, प्रोटेक्ट्स फॉरेन प्रोड्यूसर्स, प्रोटेक्ट्स लोकल प्रोड्यूसर्स, प्रोटेक्ट्स एक्सपोर्टर्स। तो यहाँ पर जो व्यापार में संरक्षण की नीति होती है वो क्या करेगी, व्यापार की सुविधा देती है, विदेशी उत्पादकों का संरक्षण करती है, स्थानीय उत्पादकों का संरक्षण करती है, निर्यातकों की सुरक्षा करती है। तो यहाँ पर जो व्यापार में संरक्षण की नीति होती है वो स्थानीय उत्पादकों का संरक्षण करती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब कैसे करेगी जो संरक्षण की नीतियाँ होती है, आयात लाइसेंस है, निर्यात नियंत्रण है, प्रतिबंध लगाना है या फिर जो है प्रशुल्क लगाना है, ये सारी पॉलिसीज होती हैं, नीतियाँ होती हैं, विधियाँ होती हैं, इसके माध्यम से संरक्षण का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निर्यातकों और आयातकों के संबंध में सरकार की रणनीति कहलाती है। गवर्नमेंट स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग एक्सपोर्टर्स एंड इम्पोर्टर्स इज कॉल्ड कॉमर्शियल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फाइनेंस पॉलिसी। तो जो निर्यातकों आयातकों के संबंध में सरकार की रणनीति होती है वो क्या कहलाएगी, वाणिज्यिक नीति, मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, वित्तीय नीति। तो वो हो जाती है वाणिज्यिक नीति। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फुल फॉर्म ऑफ अंकटाड इज। अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन टैरिफ ड्यूटीज, यूनाइटेड नेशंस कमेटी ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशंस काउंसिल ऑन टैरिफ एंड डेवलपमेंट। तो इससे पहले की जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें ही मैंने यहाँ पर अंकटाड की फुल फॉर्म आप लोग को बताई थी कि क्या होती है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके आप सभी लोग बताइए कि अंकटाड की फुल फॉर्म क्या है। आप लोग में से कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा जिससे जो भी वीडियो में डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।